हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को। और काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस चैप्टर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास होता है। अक्सर आप न्यूज़ चैनल में सुने होंगे विकास कहाँ गया, विकास कहाँ गया। कौन विकास? तो नरेंद्र मोदी वाला विकास। वो कहाँ है? लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं सड़कों में, नालों पे, बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अलग अलग जगहों पर डेवलपमेंट खोजने का प्रयास करते हैं लोग। कभी कभी उससे सेटिस्फाई भी होते हैं, कभी कभी डिससेटिस्फाई भी होते हैं। तो हम उसी डेवलपमेंट की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है, इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, डेवलपमेंट का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्या मायने है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे मटेरियल नॉन मटेरियल थिंग्स को, इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इन सारे पहलुओं को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग कंपेयर करना देखेंगे कि लो इनकम कंट्रीज और रिच कंट्रीज को किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है उनके बीच। और उसके अलावा हम लोग इसमें और क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, यूएनडीपी किस मेथड का यूज करता है, वर्ल्ड बैंक किस मेथड का यूज करता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है तुम्हारा, इन सारे चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये तुमको प्रिपरेशन में मदद करेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस ढंग से तुमको मेमोराइज करना है चीज़ों को। इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहो। साथ ही साथ वो 3 काम जरूर ही कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को फैला दो ताकि मेरा भी भला हो और अपना भी भला करो। और ये जो नोट्स के जरिए हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, और नोट्स भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का यूज करके लिखा गया है, तो तुम इसका आंसर राइटिंग में उपयोग कर सकते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब डेवलपमेंट को समझने का प्रयास करते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट और कुछ नहीं, एक मल्टी डायमेंशनल अंडरटेकिंग है। अभी इतना भारी भरकम वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है बहुआयामी उपक्रम। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो आप कह सकते हैं इसका बहुत सारा फेसेस है, बहुत सारे पहलू हैं। और इसका मेन मोटो क्या है? तो अचीव करना, माने प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? तो हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल पीपल, मतलब उच्च जीवन, गुणवत्तापूर्ण जीवन को प्राप्त करना या गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना ही डेवलपमेंट का लक्ष्य है। इसको दूसरे ढंग से भी आप डिफाइन कर सकते हो। दूसरे ढंग से क्या डिफाइन कर सकते हो? डेवलपमेंट क्या है? मान लो तुम तरक्की कर लो, शिक्षा वगैरह, शिक्षित हो जाओ, अच्छा स्वास्थ्य हो तुम्हारा, पैसा वैसा हो तुम्हारे पास, BMW वगैरह ये सब हो, अच्छा घर में रह रहे हो, खाना पीना अच्छा खा रहे हो, यही तो डेवलपमेंट है। तो अब इसमें क्या है और भी क्या है? तो तुम्हारा हेल्थ भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, तुम्हारा एजुकेशन भी इंक्लूड हो रहा है। साथ ही साथ तुम किस लोकेलिटी में रह रहे हो, ये भी डेवलपमेंट का एक पहलू है। ये नहीं कि मान लो सारा कुछ अच्छा है और अगल बगल में तुमको गाली देने वाले लोग भरे पड़े हैं, मार रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं, तुम सेफ नहीं फील कर रहे हो। तो ये सभी इसमें है। आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे डेवलपमेंट का कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसमें और क्लेरिफाई हो जाएगा। तो आगे पहले देखो। फिर क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट को हम लोग दूसरे तरह से किस प्रकार डिफाइन करेंगे? तो हम लोग इसमें हम लोग को क्या बताया है कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, मतलब जर्नी है। ये नहीं कि एक मुकाम हासिल कर लिए तो डेवलप हो गए। अब अमेरिका को लो, अमेरिका क्या डेवलप कंट्री तो है? क्या वो डेवलपमेंट रोक दिया है? नहीं। अब और नया नया सेक्टर में वो अपने आप को ग्रो कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, बढ़ा रहा है, फैला रहा है। तो वही है, डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है दैट क्रिएट्स ग्रोथ, जो ग्रोथ को क्रिएट करता है। जो क्या वो क्रिएट कर रहा है? ग्रोथ क्रिएट कर रहा है, प्रोग्रेस क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर रहा है। ठीक है। अब इसके बहुत सारे फेसेस जो है या पहलू है, हम उसको देखे थे। तो क्या क्या पहलू हो सकते हैं? तो देख रहे हैं डेमोग्राफिक कंपोनेंट की भी बात कर रहा है। डेमोग्राफिक कंपोनेंट मतलब क्या हुआ? जो पॉपुलेशन है, जो सोसाइटी है, उसकी बात कर रहा है। सोशल मतलब वही सोसाइटी हो गया। इन्वायरमेंटल माने पर्यावरण वगैरह, ये सब कैसा है। इकोनॉमिक पहलू भी है इसमें। ठीक है। तो ये सारे पहलू जुड़ते हैं इस डेवलपमेंट के डेफिनेशन में, तब जा करके अपना डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो पाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि पर्पस क्या है इस डेवलपमेंट का, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो सीकिंग मोर इनकम। तो इनकम को तो पहला प्रायोरिटी दिया है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट माने सबको समान बिहेव किया जाए, सबको समान नज़रिए से देखा जाए। फ्रीडम की भी बात कर रहा है कि आपको स्वतंत्रता हो। सिक्योरिटी की बात कर रहा है कि आप सेफ फील कर रहे हो। रिस्पेक्ट मतलब आपको सम्मान मिल रहा हो। हाई स्टैंडर्ड लाइफ हो, मतलब नहीं, मतलब उच्च जीवन, गुणवत्तापूर्ण जीवन आप जी रहे हो। तो मतलब ये सारे चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट के। अगर ये सब में से कोई भी मिसिंग है तो आप नहीं कह सकते कि कोई कंट्री डेवलप है। अब सपोज करिए, एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं कि अगर आप दुबई ले या गल्फ नेशंस को लें, गल्फ नेशन दुबई, सऊदी अरब, ये सब का आप नाम सुने होंगे। तो इनके पास देखेंगे अपार पैसा है, धन है। तो क्या उनको हम लोग डेवलप के कैटेगरी में रखते हैं? डेवलप्ड कंट्री के नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? कि बहुत सारे पहलू इसमें से गायब हैं। क्या क्या गायब है सोचो। इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं है, और रिलीजन को लेकर के फ्रीडम भी नहीं है। महिलाओं को व्हीकल चलाना अलाउ नहीं है, बुर्का पहनना, बहुत सारे तरह की चीज़ हैं। वो ठीक है, रिलीजियस मैटर है, बुर्का को आप ये कर दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए, लेकिन बहुत प्रकार का जो छूट है वो महिलाओं को नहीं है। सिक्योरिटी की बात कर रहा है, सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी तो है वहाँ पर, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, लेकिन 1 2 3 पहलू तो गायब है।
तो गैप है तो क्या आप उसको डेवलप कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। अमेरिका को आप कहते हैं, नॉर्वे जो कंट्री है, डेनमार्क जो कंट्री है, छोटे छोटे जो नेशंस हैं वो लोग डेवलप्ड हैं, क्योंकि वहाँ पर इन सारे फैक्टर्स को आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, वहाँ पर फुलफिल है या फुलफिल करने का प्रयास किया जा रहा है बेहतर ढंग से। तो ये चीज़ है। आगे हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डेवलपमेंट गोल्स वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल, मतलब अलग अलग जो लोग हैं उनका उद्देश्य अलग है। डेवलपमेंट का जो गोल है उनका, डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है, विकास करने का जो लक्ष्य है वो अलग अलग है, और ये डिपेंड करता है पीपल टू पीपल। अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल है। जैसे तुम्हारा क्या गोल होगा? तुम्हारा गोल है बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 ठोक देना। मेरा गोल क्या है कि सब्सक्राइबर बढ़ा देना, वॉच टाइम बढ़ाना, ये सब मेरा गोल है। तुम्हारा गोल कुछ और है, मेरा गोल कुछ और है। ये वैरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। साथ ही साथ अब देखिए, जिसके पास भोजन है तो वो किस चीज़ के बारे में सोचेगा? वो सोचेगा कि स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा हम ग्रहण कर लें, अच्छा घर मकान हो जाए, ये सब हो जाए। जिसके पास अच्छा घर मकान वगैरह है वो सोचता है कि हम ज़्यादा अच्छा सोसाइटी में चले जाएँ ताकि मेरा ग्रूमिंग अच्छा से हो जाए। तो इस टाइप से जो डेवलपमेंट गोल है ना, वेरी करता जाता है। आगे आप क्या देखेंगे कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल बिकॉज, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपका, एक पूछ सकता है ना, या पूछा भी है कि डिफरेंट पीपल के पास डिफरेंट गोल होते हैं। क्यों? क्योंकि द लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट। हर आदमी अलग अलग जीवन परिस्थिति में जी रहा है, इसलिए सबका गोल अलग अलग है। एक रिक्शा पुलर का गोल अलग हो सकता है, एक BMW वाले का अलग हो सकता है, चार्टर्ड प्लेन रखने वाले का गोल अलग होगा। पीपल चूज थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, है ना। लोग वही चीज़ चुनते हैं जो उनके लिए सबसे खास है, सबसे ज़रूरी है। वाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर्स। जो एक व्यक्ति के लिए ज़रूरतमंद डेवलपमेंट होगा वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब सपोज करिए कि झुग्गी झोपड़ी चल रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया, वहाँ से रोड पास करा दिया गया। अब रोड पास करा दिया तो जो लोग कार ओन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर हो गया कि उनको जाने आने का रास्ता सुगम हो गया, उनके लिए डेवलपमेंट हो गया कार ओनर्स के लिए। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनके लिए तो ये डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो अपने जो इन्वायरमेंट है, लोकल इन्वायरमेंट जहाँ वो बड़े हैं, उनका जो बड़े हुए हैं तो वो तो चेंज हो रहा है, तो उनके लिए ये डिस्ट्रक्शन हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स बोल रहा है कि अभी ऊपर के डिफिनीशन में हम लोग देखे थे कि कुछ चीज़ मटेरियलिज्म के कैटेगरी में आता है और कुछ लोग कुछ चीज़ नॉन मटेरियल थिंग्स में कंसीडर होता है। अब ये दोनों चीज़ जो है हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मतलब एक बार और हम इसको समझा दे रहे हैं कि डेवलपमेंट में जितने भी पहलू आप देख रहे हैं, जितने भी पहलू आप देख रहे हैं या जितना भी पर्पस देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, उन सबको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी होगा वो मटेरियल थिंग का होगा और दूसरा जो कैटेगरी होगा नॉन मटेरियल थिंग का होगा। मटेरियल थिंग में आप क्या डाल सकते हैं? मनी डाल सकते हैं, मटेरियल गुड्स डाल सकते हैं, फ्रिज वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कार, ऑटोमोबाइल, ये सारे चीज़ को आप मटेरियल थिंग में डाल सकते हैं, जिसको आप हासिल करते हैं, कर लेते हैं। दूसरा चीज़ क्या है? नॉन मटेरियल थिंग। नॉन मटेरियल थिंग में क्या हो जाता है कि जिस चीज़ को आप फिजिकली नहीं देख रहे हैं, जैसे रिस्पेक्ट, आप किसी को सम्मान दे रहे हैं या कोई आपको सम्मान दे रहा है, क्या ये खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा। क्या इसको छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा, महसूस किया जा सकता है। फ्रीडम देख रहे हैं, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता है। जैसे दुबई के केस को हम लोग देखें कि उसको रिसेंट में महिलाओं को वहाँ पर व्हीकल चलाने का परमिशन मिला है, नहीं तो बहुत दिनों से चला ही नहीं रही थी। तो ये फ्रीडम है, ये होना ज़रूरी है। सिक्योरिटी की बात कर रहा है, सिक्योरिटी माने सुरक्षा होना चाहिए। अब देखिए बांग्लादेश में सुरक्षा ही नहीं है हिंदुओं को, या जो अदर कम्युनिटीज के लोग हैं उनको सुरक्षा नहीं है, तो क्या ये सही है? नहीं है। इक्वल ट्रीटमेंट, समान ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ नॉन मटेरियल थिंग्स में के कैटेगरी में आते हैं। आगे देखिए, इनकम और अदर गोल्स के बारे में बात कर रहा है कि इनकम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। मैंने डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इनकम है, आमदनी, पैसा। अर्निंग हाई इनकम इज ए गोल फॉर डेवलपमेंट बट इट इज़ नॉट ओनली द गोल। लेकिन सिर्फ पैसा ही गोल नहीं है। मान लो तुमको ढेरों पैसा दे दिया गया, अच्छा घर दे दिया गया, गाड़ी बंगला सब हो गया, लेकिन जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो वो सोसाइटी ही अच्छा नहीं है, तुमको बांग्लादेश के जैसे जगह पर डाल दिया गया। अभी क्या करोगे? बेचैन रहोगे, निकल भी नहीं पाओगे, ना गाड़ी का यूज कर पाओगे, ना पैसा का यूज कर पाओगे। तुम सोचोगे बाहर निकलेंगे मार देगा कोई, तुम अंदर बैठे रहोगे। तो वही कह रहा है कि हाई इनकम गोल है लेकिन एकमात्र गोल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे नॉन मटेरियल थिंग हैं जो ज़रूरी हैं, तभी आप कहेंगे कि आप डेवलप हैं रियल मायने में। नॉन मटेरियल थिंग में क्या लोगे? रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, सेफ्टी, ये सारे चीज़ नॉन मटेरियल थिंग में आते हैं और ये सब डेवलपमेंट के पार्ट एंड पार्सल हैं, डेवलपमेंट के कंपोनेंट हैं। तो समझ रहे हो इतना? अब आगे के टॉपिक को देखते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होता है? इकोनॉमिक मतलब समझ रहे हो ना? इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, इंडिकेटर मतलब सूचक, जो अर्थव्यवस्था का सूचना हमको देता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक बोर्ड में तुम देख रहे हो इंडिकेटर लगा होता है जो लाल लाल जलता रहता है ना, जो बताता है कि बिजली है या नहीं है।
ठीक है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, वही चीज़ हैं जो इकोनॉमी के बारे में आपको सूचना देते रहते हैं कि इकोनॉमी सही चल रही है नहीं चल रही है। तो क्या क्या चीज़ें हम उसको देखते हैं। सबसे पहला चीज़ कह रहा है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इनकम मतलब आमद, तो राष्ट्रीय आय कह रहा है इट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई एनी कंट्री ड्यूरिंग इट्स फिनेंशियल ईयर। मतलब फिनेंशियल ईयर में, एक फिनेंशियल ईयर में, एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज, गुड्स मतलब समझ रहे हो ना, वस्तु जो भी सामान बन रहा है, और सर्विसेज मतलब जानते हो ना, सेवा। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो ये सर्विस सेक्टर में आ गया, पुलिस सर्विस सेक्टर में आ गया, मेडिकल जो स्टाफ्स हैं वो सब सर्विस सेक्टर में आ गए। तो जितने भी गुड्स और जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं किसी भी कंट्री में एक साल में, समझ रहे हो ना, एक साल में, इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, है ना, वही नेशनल इनकम है। और यह नेशनल इनकम जो है कंट्री के प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, जांचने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहलू है। इससे आप कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है किसी भी कंट्री का तो कंट्री को हम मानेंगे कि ग्रो कर रहा है। नेशनल इनकम घट रहा है तो कंट्री अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है आर्थिक मोर्चे पर। बात समझ रहे हैं। अब नेशनल इनकम में भी बहुत सारा फ्लॉ है, इसको हम आगे समझेंगे। अब क्या फ्लॉ हो सकता है, समझ लो किसी कंट्री में अगर 5 लोग रह रहे हैं, मान लो कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पर केवल 5 लोग हैं, 2 अंबानी जैसे हैं, अंबानी अडानी जैसे, है ना, और 3 जो है रिक्शा पुलर हैं। अगर तुम इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज अच्छा रहेगा, एवरेज अच्छा रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अंबानी अडानी और 2 रिक्शा पुलर, 3 रिक्शा पुलर अच्छा कमा रहे हैं, बराबर कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं। लेकिन ये नेशनल इनकम शो करेगा कि कंट्री तो ज़बरदस्त कर रहा है प्रोग्रेस। ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट क्या हुआ, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन। नेशनल डेवलपमेंट से क्या पता चलता है कि ओवरऑल जो कंट्री के सिटीजन हैं उनके लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट लाया गया है ना। ओवरऑल जो सिटीजन रह रहे हैं, मतलब सारे सिटीजन जो रह रहे हैं उनके लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, इसी को हम लोग नेशनल डेवलपमेंट से एक्सप्रेस करते हैं। आगे कह रहा है एवरेज और पर कैपिटा इनकम, मतलब पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, एवरेज माने औसत आय या पर कैपिटा इनकम, दोनों एक ही चीज़ है। या तो आप एवरेज इनकम बोलें या पर कैपिटा इनकम बोले। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय। तो कह रहा है ये कैसे निकलता है, तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। मतलब देश में जितने लोग रह रहे हैं, मान लीजिए 10 लोग रह रहे हैं, तो 10 लोग रह रहे हैं, अब 10 लोग 100 रुपया कमा रहे हैं, तो 100 इंटू 10 होगा, 100 इंटू 10 मतलब 1000 बटा में जितने लोग रह रहे हैं, तो कितने लोग रह रहे हैं, 10 रह रहे हैं, तो 1000 बटा में 10 और डिवाइड करेंगे तो हर व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है। तो यही पर कैपिटा इनकम हो गया। सॉरी, तो हम थोड़ा देर पहले क्या बताया, नेशनल इनकम को पर कैपिटा में कन्फ्यूज करके। पर कैपिटा में तुम वो एग्जाम्पल रखोगे, क्या एग्जाम्पल रखोगे अभी हम समझा रहे हैं। मान लो 3 व्यक्ति है ए कंट्री में और 3 व्यक्ति है बी कंट्री में। अब मान लो इस 3 व्यक्ति में 2 व्यक्ति जो है वो ज़्यादा कमा रहा है, मान लो अंबानी अडानी है, अंबानी और अडानी, और एक तीसरा व्यक्ति है जो रिक्शा पुलर है। ठीक है। तो मान लो ये 10 कमा रहा है, ये 10 कमा रहा है, ये 1 कमा रहा है। अब तीनों का तुम नेशनल पर कैपिटा इनकम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज इनकम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 21 बटा में 3 कितना आ गया, 7। तो औसतन 7 रुपीज़ हर लोग कमा रहे हैं, लेकिन ये तो 7 से एवरेज से ज़्यादा कमा रहा है। अडानी भी एवरेज से ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन रिक्शा पुलर तो बेचारा 1 कमा रहा है, लेकिन इसका भी 7 ही कंसीडर किया जा रहा है। कितना घटिया स्थिति है, तुम समझ रहे हो ना, यही डिफरेंसेस है। ठीक है। आगे हम लोग रिच कंट्रीज को देख रहे हैं। रिच कंट्रीज क्या है, तो कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 12,056 पर एनम, माने $12,056 पर एनम जो कंट्री का पर कैपिटा इनकम है उसको हम लोग रिच के कैटेगरी में रखते हैं, है ना, उनको हम लोग रिच कैटेगरी कहते हैं। माने पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय अगर $12,056 पर ईयर हो तो उसको हम लोग रिच कैटेगरी में रखते हैं। लो इनकम कंट्रीज क्या हो गए, तो कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 955 और लेस, माने वैसे देश जहां प्रति व्यक्ति आय 955 रुपया, सॉरी रुपया नहीं डॉलर है या उससे कम है, वैसे कंट्री को हम लोग लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। बात समझ है। तो रिच कंट्रीज भी हैं और लो कंट्रीज भी हैं। किस चीज़ के आधार पर हम लोग इसको डिसाइड कर रहे हैं कि कोई रिच कंट्री है, कोई लो इनकम कंट्री है, तो उनके पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक ईयर में पर कैपिटा इनकम कितना है। तो रिच कंट्री का 12,056 होना चाहिए पर एनम और इसका कितना होना चाहिए 955 या इससे कम। अब इंडिया की बात कर रहा है कि इंडिया इज इन कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री। कितना है, लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है इंडिया, लो मिडिल इनकम कंट्री। और इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम आप देखेंगे तो 1820 है डॉलर, $1820।
अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर नॉट डेवलप्ड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। मिडिल ईस्ट मतलब अभी हम थोड़ा देर पहले गल्फ कंट्रीज के बारे में बात किए थे, तो ये मिडिल ईस्ट कंट्री जो हैं ये डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में नहीं आते हैं। कौन कह रहा है ये बात? वर्ल्ड बैंक कह रहा है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हो ना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहा है। आगे कह रहा है वाई नेशनल इनकम इज नॉट ए परफेक्ट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो नेशनल इनकम के बारे में भी हम थोड़ी देर पहले कहे थे कि नेशनल इनकम फेयर वैल्यू नहीं दे रहा है। तो क्यों नहीं दे रहा है, क्यों इसको परफेक्ट मेजर नहीं माना जा रहा है? तो सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन कंपेयरिंग टोटल इनकम डज नॉट टेल व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो कह रहा है कि टोटल इनकम जो होता है ना, टोटल इनकम जो होता है वो क्या कर रहा है, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, हर देश का अलग अलग आबादी है। अब कंपेयरिंग टोटल इनकम डज नॉट टेल एन एवरेज पर्सन, मतलब अब टोटल इनकम का जब बात करते हैं कंट्री के टोटल इनकम का जब बात करते हैं तो उसमें हर एक व्यक्ति का जरूरी नहीं कि ध्यान रखा जाए, उसका आंकड़ा आपको सही मिल जाए। एवरेजिंग हो रहा है ना, एवरेज हो रहा है तो जो कम कमाने वाला है उसका भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसके कारण क्या होता है, ये आपको रियल सिचुएशन, रियल सीन प्रेजेंट नहीं कर पाता है ना। इसलिए एवरेज इनकम को एक परफेक्ट मेजर या पैरामीटर नहीं माना जाता है। इनकम और अदर क्राइटेरिया है ना, मैंने आमदनी और दूसरे जो क्राइटेरिया हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि डेवलपमेंट लेवल शुड नॉट बी जज ओनली ऑन द इनकम लेवल। मतलब डेवलपमेंट को तो उससे पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं कि डेवलपमेंट को केवल इनकम लेवल पर जज नहीं करिए, कुछ अदर क्राइटेरिया भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। अब अदर क्राइटेरियाज क्या क्या हैं? तो पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब डिफिनेशन पूछता है बाबू। अब इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल पूरा करने से पहले जितने बच्चे मर जाते हैं पर 1000 लाइव चिल्ड्रन जो उस साल जन्म लिए हैं, इसी को हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। 1 साल से कम उम्र याद रखना, कितने बच्चे मर जा रहे हैं 1000 में। अब दूसरा लिटरेसी रेट कह रहा है, लिटरेसी रेट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर एंड अबव। मतलब इस एज ग्रुप में जितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट और एजुकेटेड दोनों में अंतर है, यहाँ पर ध्यान देना। लिटरेट मतलब आप नाम उम लिख सकते हैं, साइन कर सकते हैं, इसी को लिटरेट का थोड़ा बहुत पढ़ ले सकते हैं, इसी को लिटरेट कहा जाता है। एजुकेटेड माने ज्ञानी हो गया, जैसे कि तुम हो। आगे क्या कर रहा है, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो समझ रहे हो, अटेंडेंस जो हाजिरी तुम बना रहे हो। इट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 6 to 10 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। मतलब 6 से 10 साल की उम्र का बच्चा जो स्कूल अटेंड करते हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज। अब इसी उम्र के टोटल जितने बच्चे होंगे उसमें कितने बच्चे अटेंड करते हैं, है ना, इसी से जो रेशियो मिलता है उसी को नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये 3 पैरामीटर भी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कि आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है, मतलब इससे आपका हेल्थ पता चल रहा है कि आपके कंट्री का हेल्थ क्या है, अच्छा है या नहीं है। लिटरेसी रेट, इससे आपके शिक्षा का पद्धति वगैरह पता चल रहा है। और नेट अटेंडेंस रेशियो कि कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इनकम के अलावा। पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फैसिलिटीज़ माने क्या होता है, जो सरकार आपको सुविधाएं देती हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ट्रांसपोर्टेशन में, वो चीज़ की बात कर रहा है। बिजली, है ना, तो ये सारे गवर्नमेंट प्रोवाइड हमको करता है। स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ बेस पब्लिक फैसिलिटीज़ के में आता है। हम लोग क्लास 7 के SST सिविक्स में पढ़े थे। कह रहा है वाई वी नीड पब्लिक फैसिलिटीज़, हम लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ की क्यों जरूरी पड़ती है? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परचेज ऑल थिंग्स, क्योंकि हम लोग हर चीज़ नहीं खरीद सकते। अब तुम सोचोगे कि बिजली तो खरीद लेते हो, थर्मल पावर बना लोगे क्या? तुम कहोगे गाड़ी तो खरीद सकते हो, रोड बना लोगे क्या? तो इसलिए मनी कैन नॉट बाई ऑल थिंग्स, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड टू लिव। सिर्फ पैसा से तुम हर एक चीज़ नहीं खरीद सकते हो। बिकॉज मनी कैन नॉट बाई अस पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, पैसा से तुम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हो। दिल्ली में तो बहुत पैसे वाले हैं, कहीं नहीं दिल्ली को में स्वच्छ हवा योग कर ले रहे हैं दिल्ली का। इट कैन नॉट बाई अस डिजीज फ्री लाइफ, है ना, पैसा से तुम डिजीज फ्री लाइफ नहीं कर सकते हो। बिसाइड्स मनी पीपल ऑल्सो लाइक टू हैव इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, फ्रीडम, डिग्निटी। पैसा के अलावा ट्रीटमेंट सोसाइटी में आपका कैसा किया जाता है आपके साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम आपको है कि नहीं, आपका डिग्निटी, सम्मान है कि नहीं, ये सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो समझ रहे हैं ना, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कर रहा है, बड़ा चर्चा में रहता है। PDS, गेहूँ वगैरह ये सब चावल मिलता है डीलर के यहाँ से। तो कह रहा है इट इज़ ए सिस्टम इन विच रीच पीपल, इन विच पुअर पीपल आर प्रोवाइडेड फूड ग्रेन्स एट लोअर प्राइस कंपेयर टू मार्केट प्राइस। जो गरीब लोग हैं उनको ये जो अनाज है वो मार्केट प्राइस से कम दाम पर दिया जाता है, ताकि जो गरीब हैं जिनके पास ज़्यादा इनकम नहीं है वो भी खा सकें। कह रहा है कुछ एरियाज लाइक तमिलनाडु हैव वेल फंक्शनिंग PDS। अब तमिलनाडु जैसे स्टेट में आप देखेंगे वहाँ का PDS अच्छा से फंक्शन कर रहा है, लेकिन बिहार झारखंड में PDS बहुत अच्छा ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, घोटालाबाजी है।
बात समझे। तो ये PDS है, ये भी पब्लिक फैसिलिटीज़ के कैटेगरी में ही आता है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स। तो रिपोर्ट नाम ही है, रिजल्ट जैसे आपका आता है वैसे ये रिपोर्ट है। इसको शॉर्टकट में हम लोग HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बेस्ट मेथड है मेजर करने के लिए किसी भी देश के डेवलपमेंट को। बात समझ रहे हैं। अब आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है, तो आप बोलेंगे UNDP बनाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे क्या कह रहा है, इट इज़ ए कंपोजिट स्टैटिस्टिक्स ऑफ, मतलब कह रहा है इसमें क्या क्या चीज़ से संबंधित आंकड़ों को शामिल किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, याद रखिएगा। पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा एजुकेशन, तीसरा पर कैपिटा इनकम, ये सब यूज किया जाता है। और इन सब के आधार पर जो है एक रैंकिंग तैयार किया जाता है कंट्रीज का, कि कौन कंट्री कितने नंबर पे आ रहा है। बात समझ रहे हैं। तो इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। पहला क्या दे रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड माने पर कैपिटा इनकम, हेल्थ स्टेटस मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि हेल्थ स्टेटस क्या है किसी कंट्री का, और एजुकेशनल लेवल। तो मतलब समझ रहे हैं, शिक्षा को शामिल कर लिया, स्वास्थ्य को शामिल कर लिया, जीवन के लेवल को भी शामिल कर लिया कि गुणवत्तापूर्ण जीवन जी रहे हैं कि नहीं लोग। तो इन तीनों के आधार पर जो रैंकिंग तैयार किया जाता है किसके द्वारा, UNDP के द्वारा। UNDP क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और किस रिपोर्ट को तैयार करती है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को तैयार करती है। और इसके आधार पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि कोई कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ है या नहीं हुआ। अब ह्यूमन डेवलपमेंट माने समझ रहे हैं, आपका हमारा डेवलपमेंट, हमारा आपका डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ पर निर्भर करेगा, तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सोसाइटी पर, इन सब चीज़ पर निर्भर करता है, वही है। अब आगे बात कर रहा है बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, कि बॉडी मास इंडेक्स इज अ पर्सन्स वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। BMI क्या है, किसी भी पर्सन का, जैसे मान लो तुम्हारा वजन कितना है 110, अच्छा 50 होगा, मान लो तुम्हारा वजन 50 है, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे क्या चीज़ से, बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। मीटर में तुम्हारा हाइट ले लेंगे, मान लीजिए कि तुम 10 मीटर के हो, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। इफ़ BMI इज लेस दैन 18.5 देन द पर्सन इज अंडर न्यूरिस्ड। अगर 18.5 से BMI तुम्हारा कम आ जा रहा है, भाग करके देखो, तो तुम अंडर न्यूरिस्ड हो। और इफ़ इट इज मोर दैन 25 पर्सन इज हाईली ओबीस। अगर 25 से ज़्यादा हो जा रहा है तो तुम मोटे हो, तो ये भी सही नहीं है। 18.5 भी सही नहीं है, 25 भी सही नहीं है। बात समझ रहे हो, तो बीच में रखो। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, को काफ़ी बार पढ़े हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब डेवलपमेंट आप करिए, इस प्रकार से करिए कि आपका वर्तमान का नीड तो पूरा हो जाए, आवश्यकता तो पूरा हो जाए, लेकिन भविष्य के जनरेशन का आवश्यकता मतलब प्रभावित ना हो। टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कार्बन बेस्ड फ्यूल वाइजली। तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करना होगा, आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज जुडिशियसली करना होगा। बात समझ रहे हैं ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या आ गया, पेट्रोल वगैरह, ये सब का इस्तेमाल आप सही ढंग से करिए, और रिन्यूएबल पर अपने आप को निर्भर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए आप देख रहे हैं सोलर पैनल वगैरह ये सबको प्रसारित किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर कर रहा है कंपेरिजन ऑफ मेथड्स, जो कुछ मेथड्स हैं उसको कंपेयर कर रहा है। UNDP के बारे में भी पढ़े हैं ना, UNDP किस मेथड का यूज करता है, और वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पढ़े हैं कि वर्ल्ड बैंक भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और UNDP भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों किस प्रकार से फंक्शन करता है। तो देखिए पहला चीज़ कि UNDP क्या करता है, कंपेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ, पढ़े थे ना, लिटरेसी रेट, ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो, हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, तो इनके आधार पर डेवलपमेंट को ये काउंट करता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये पर कैपिटा इनकम के आधार पर किसी भी नेशन के डेवलपमेंट को काउंट करता है। रैंक कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, है ना, ये कंट्री को रैंक क्या करता है, उनके डेवलपमेंट के आधार पर। ये क्या करता है, डिवाइड कंट्रीज इनटू रिच, मिडिल इनकम, लो इनकम। इसको बस इनकम से मतलब है वर्ल्ड बैंक को। इट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट दैट इंक्लूड्स अदर फैक्टर बिसाइड्स इनकम। मतलब ये UNDP वाला क्या करता है कि इनकम के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे नॉन मटेरियल वाले कैटेगरी में आते हैं उनको भी कंसीडर करता है रैंकिंग बनाते समय। ये इसका जो कंसेप्ट है नैरो है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इनकम को केवल कंसीडर कर रहा है। तो आप बेहतर किसको मानते हैं, UNDP को मानते हो कि वर्ल्ड बैंक को मानते हो, कमेंट करो जल्दी से। तो ये था हमारा वीडियो चैप्टर, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया कमेंट करो, फिर से समझा देंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो क्या क्या पूछ रहा है। हाउ इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी जो है वो किस प्रकार से डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 एग्जाम्पल पेश करो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तुम देख लियो क्यों जरूरी है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले से पढ़ते आ रहे हो, इसका जवाब हमने बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, मेंशन एनी वन लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम जो है किस प्रकार से इसका कोई सीमा बताओ, एक सीमा बताओ कि इंडिकेट करने में डेवलपमेंट को ये किस प्रकार से सीमित है ना। एक ऐसा एक चीज़ बताइए आप। चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं
आगे कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यही वाला चार्ट डाल देना है, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट मे बी द डेवलपमेंट ऑफ फॉर वन मे बी द डिस्ट्रक्शन फॉर अदर, पढ़े हैं ना, एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन है, एक्सप्लेन करो एग्जांपल के साथ, तो कर देना है, उदाहरण हम बोले भी है, वो चैप्टर में भी दिया है। कह रहा है कंपेयर करो इंडिया और श्रीलंका को ऑन द बेसिस ऑफ एनी 3 इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इस एनसीईआरटी में चार्ट दिया है, इस चार्ट का यूज कर लेंगे इस केस में हम लोग श्रीलंका और इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंपेयर करने के लिए। आगे कह रहा है व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे बी द डिस्ट्रक्शन, वही क्वेश्चन है, सेम पूछा हुआ है ये सब। एवरेज इनकम को डिफाइन करना है, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अगर क्वेश्चन का आंसर वगैरह ये सब चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, कर देंगे हम। थैंक यू।